इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक छोटे समूह के द्वारा की गई थी, जिसमें बहुत सारे व्यापारी थे, यानी कि जो ग्रुप था वो मर्चेंट्स का था। ठीक है, मर्चेंट्स का एक स्मॉल ग्रुप से शुरू हुआ था और इनका जो पर्पस था, इनका पर्पस सिर्फ शुरू में ट्रेडिंग करना यानी व्यापार करना था। शुरुआत में इनका जो लक्ष्य था वो था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रेड करना है, फैलाना है। और ये जो थे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर साइन करवा लिया। किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने 1600 याद रखिएगा, 1600 में एक चार्टर साइन करवाया। अब ये सोचेंगे चार्टर क्या होता है, तो चार्टर मतलब होता है कि एक ऐसा फरमान, इंडिया में उसे मतलब हिंदी में उसको फरमान बोलते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ईस्ट के साथ इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, मतलब उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि इंग्लैंड के अलावा ईस्ट में, यानी कि इंग्लैंड के ईस्ट में, इंग्लैंड को छोड़ के कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। उस चार्टर में लिखा था और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से वो चार्टर साइन करवाया था। इसके बाद वो 1600 एडी में हमारे भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने औरंगजेब, जो कि उस समय मुगल का काल था, मुगलों का शासन चल रहा था उस समय, तो औरंगजेब एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, जिसका राज्य जो साम्राज्य बहुत ही अपने एक्सटेंट लेवल पे था। और जो उन्होंने औरंगजेब को मनाया और एक फरमान इशू कराया, जिसके ये लिखा था कि वो बंगाल में ट्रेड एकदम फ्रीली कर सकते हैं। उनको ये परमिशन मिला और 1612 एडी में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट किया। यानी कि उनका जो फर्स्ट फैक्ट्री था वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? सूरत में। याद रखिएगा, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? सूरत में। ठीक है, सूरत में उन्होंने 1612 में अपना फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे भारत में 1602 में आई थी। किस में आई थी? 1602 में। ये जो था, यहाँ पर भारत में आने का जो इनको परमिशन मिला था वो अपने गवर्नमेंट के द्वारा इन्होंने पाया था। किससे द्वारा पाया था? अपने गवर्नमेंट के द्वारा पाया था। उन्होंने अपने यहाँ पर सेटलमेंट कोची, गोवा, दमन, दीव जैसे जगहों पर अपना इन्होंने स्थापित किया, अपना सेटलमेंट स्थापित किया और वहाँ पे वो ट्रेड करते थे। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादातर इंडोनेशियन आइलैंड में था, यानी वो ये चाहते थे कि वो इंडोनेशियन आइलैंड में ट्रेड करे, ना कि भारत में। वो उनका मतलब पर्पज़ अधिकतर ये हुआ करता था कि वो इंडोनेशियन आइलैंड को ज़्यादा चाहते थे, भारत को मतलब उनका लक्ष्य नहीं था। तो ब्रिटिशों से कुछ युद्ध, मतलब बाद में ब्रिटिश सोचे कि हमको मोनोपोली चाहिए, ट्रेड में हमको मोनोपोली चाहिए, इसीलिए हम सबको भगा देंगे। तो ब्रिटिशों से युद्ध करने के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडोनेशिया चली गई। ठीक है, एक फरमान मतलब एक चार्टर साइन करवाया, उससे फरमान साइन करवाया, उन दोनों एग्रीमेंट साइन करवाया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फिर चली गई इंडोनेशियन आइलैंड पर ट्रेड करने। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म हुई थी 1664 में। 1664 में वो हमारे भारत में आई और भारत में आते ही, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री चंडीगढ़, यनम, कराईकाल और बहुत सारी प्लेसेस पे अपना, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, वो इन सभी जगहों पे उसने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और ये जो था वो भी फ्रेंच गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल की जाती थी, गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न की जाती थी। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ब्रिटिशों के जैसे ही अपने गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्न की जाती थी। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट था वो डिपेंड था किस पे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे, अपना पूरी मिलिट्री के लिए और फाइनेंशियली रूप से भी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे सपोर्ट थे, मतलब उनको चाहिए था मदद, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो पूरे डिपेंड थे, फ्रेंच गवर्नमेंट अपने मिलिट्री और फाइनेंशियली कंट्रोल के लिए भी। हाँ, तो अब ये हुआ क्या कि इतनी सारी कंपनीज आ गई, यानी कि सिर्फ
सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच या डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, और सारी कंपनीज भी थी, जैसे कि डेन्स थी, पुर्तगीज़ थे। ये सारी कंपनीज भी हमारे भारत में आई थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ने अकेले इन सबको हैंडल कर लिया और ब्रिटिश ने इन सबको भगा लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? एक ट्रेड राइवलरी शुरू हो गई, यानी ट्रेड के लिए इनके बीच में राइवलरी शुरू हो गई, लड़ाइयाँ होने लगी इन सभी कंपनीज के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज थी उनका मेन एम क्या था, मतलब पहला मकसद क्या था? उनका जो पहला मकसद था वो था परचेजिंग स्पाइसेस। वो स्पाइसेस को ख़रीदना चाहते थे, कॉटन, इंडिगो, सिल्क और बहुत सारी चीज़ों को, मेटल्स को हो गया या फिर क्राफ्ट, इन सभी चीज़ों को भारत से वो बहुत ही कम दामों में ख़रीदना चाहती थी। और बाहर जाकर, ठीक है, कहाँ जाकर? यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर रिनेसेंस हो गया था और वहाँ का जो कंडीशन था, वहाँ को जो मार्केट में, वहाँ यूरोप में बहुत सारे मार्केट थे, तो वहाँ पर बेचने के लिए इनको सोर्सेज चाहिए होते थे, जो कि वो भारत में आकर बहुत ही कम प्राइसेस में ख़रीद कर, किनसे ख़रीद कर? हमारे किसानों द्वारा ख़रीद कर और वहाँ पर ले जाकर बहुत ही हाई प्राइसेस में बेचते थे, ठीक है। अब ये हुआ क्या? क्वांटम ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्वांटम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या समझिएगा? क्वांटम ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है, क्वांटम ऑफ ट्रेड मतलब कि इतनी सारी कंपनीज का एक साथ ट्रेडिंग करना, ठीक है। इतनी सारी कंपनीज एक साथ जब ट्रेड करने लगेंगी तो किसानों के पास ज़्यादा चॉइस होगी, वो अपना प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। इसीलिए मान लो उनको अगर पहले ब्रिटिश से सिर्फ हैंडल करना था तो ब्रिटिश जितना भी प्राइस बोलता था कि हम तुम्हारे गुड्स को इतने प्राइस में खरीदेंगे, तो उनको उतने प्राइस में बेचना पड़ता था। अब इतनी सारी कंपनीज है भाई, अब वो ब्रिटिश से बोलेंगे भाई तुम मेरा गुड्स नहीं खरीदोगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा और इससे महंगे दाम में बेच दूंगा। तो इस कारण ट्रेड राइवलरी शुरू हो गई। अब अपना प्रॉफिट जो था बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? अपने कंपटीटर्स को हटा देना, अपने कंपटीटर्स को हटा देना, यानी कि ट्रेड मोनोपोली लाना। इसके लिए सब कंपनीज ने अपना आर्मी बनाना भी शुरू कर दिया, अपनी सेना बनाने लगे और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो अपनी सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते थे। ऐसे ट्रेड राइवलरी शुरू हो गई हमारे भारत में। ट्रेड राइवलरी किनके बीच शुरू हो गई? यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन ट्रेडर्स में शुरू हो गई, जितने भी यहाँ पर आकर ट्रेड करते थे उनमें ट्रेड राइवलरी शुरू हो गई। कर्नाटिक वॉर। अब ट्रेड राइवलरी की बात सुनिए, मतलब ट्रेड राइवलरी में ये हुआ कि बहुत युद्ध करने लगे वो। तो युद्ध था, पहला जो युद्ध था कर्नाटिक वॉर के फॉर्म में आया, यानी कर्नाटिक वॉर में आया। तो अब हुआ ये कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे वो हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और सारी कंपनीज उतनी पावरफुल नहीं थी, और इन दोनों कंपनीज ने और सारी कंपनीज को हमारे भारत से भगा दिया, ठीक। अब बची ये दोनों कंपनीज जो भारत में ट्रेड को डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, ट्रेड को अब ज़्यादा बढ़ा रही थी भारत में। तो हुआ ये कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ये चाहते थे कि हम मोनोपॉली चाहते थे, दोनों चाहते थे कि मैं ही सिर्फ अकेले यहाँ पर राज करूँ। तो हुआ ये कि इन दोनों की यही आकांक्षाओं की वजह से इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया, और ये युद्ध लगभग 20 साल तक, ठीक है, 20 साल तक हुआ। और ये जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट था वो हमारे भारत में, अभी मैंने बताया 20 साल तक, ठीक, 20 साल तक ये हुआ। और इसके ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिश पावर था वो हमारे भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गया। ब्रिटिश पावर का पूरी तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल आ गया इस वॉर के बाद। किस वॉर के बाद? कर्नाटिक वॉर के बाद। अब हम इसको कर्नाटिक वॉर नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो इसके जो मेन इवेंट हुआ थे, मेन जो लड़ाइयाँ हुई थी वो सब के सब कर्नाटिक, मतलब कर्नाटिक इस समय प्रेजेंट में कर्नाटका है, जो वहीं पर कर्नाटिक इस्टेब्लिश हुआ करता था। और कर्नाटक छोटा मोटा नहीं था, ठीक, बहुत बड़ा था, और उसी सब इस क्षेत्र को कर्नाटिक बोला जाता है। और मेन जो वहाँ पर लड़ाइयाँ थी वो कर्नाटक में हुई थी, इसीलिए इस वॉर को बोलते हैं कर्नाटिक वॉर, ठीक है।